रोनवाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। कॉस्टिंग में हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिससे हमने बेसिक भी पढ़ा कि किस तरीके से कॉस्टिंग में अकाउंटिंग की जाती है, कॉस्टिंग किस तरीके से रखी जाती है। जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके साथ में ओवरहेड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है। ठीक है, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा और किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की शीट बनाई जाती है, वो अपन आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनाया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ये एक पूरी शीट होती है जिसका फॉर्मेट फिक्स है। इस फॉर्मेट के अंदर हम सारे आइटम्स लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर और यहाँ पर आता है अमाउंट। ठीक है, अब इसमें शीट में किस तरीके से क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट को लिखते हैं शीट के अंदर। प्राइम कॉस्ट में हमने कल पढ़ा था, तीन चीजें आती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ये तीनों चीजों को अगर मैं टोटल कर लूँ तो हमारे पास में आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल सबसे फर्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास में आता है डायरेक्ट लेबर, या फिर इस डायरेक्ट लेबर को अपन डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं, और बिजनेस के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कल हम डिस्कस कर चुके हैं ये तीनों चीजें क्या होती हैं। इन तीनों को अगर मैं टोटल कर लूँ तो जो हमारे पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट, और इसे हिंदी में बोला जाता है मूल लागत। क्या बोलते हैं? मूल लागत। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में अब हम ओवरहेड जोड़ते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें इस शीट में ये देखना है कि जो यूनिट हम बना रहे हैं उस यूनिट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी और उस यूनिट के ऊपर हम कितना प्रॉफिट ऐड करें और इस चीज को मार्केट में किस रेट पर हम सेल करें। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले जो हमारे कॉस्ट के जो मेन पार्ट्स होते हैं उसमें आता है हमारे पास में प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद में हम अगर बात करें तो सॉरी, ये प्राइम कॉस्ट की अगर बात करें तो प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है हमारे पास में प्राइम कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगाते हैं, उसमें तीन तरीके की चीजें लगती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा जो भी एक्सपेंस होते हैं हमारे, वो सब इनडायरेक्ट होते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि ओवरहेड में इसको बोल सकता हूँ। ओवरहेड में कौन कौन से ओवरहेड आते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि तीन तरीके के मेनली ओवरहेड होते हैं। सबसे पहले फैक्ट्रीज के अंदर जो ओवरहेड लगते हैं, यानी फैक्ट्री के अंदर वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट ओवर एक्सपेंस। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि सेकंड स्टेप होता है फैक्ट्री से जब हम बाहर निकलते तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगता है, क्या इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है और क्या इनडायरेक्ट लेबर लगती है। फिर हमने फर्दर कहा ऑफिस से अगर और अपन बाहर जाते हैं गुड्स को सेल करने के लिए, तो फिर हमारे पास में एक्सपेंस आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। इन तीनों अगर मैं एक्सपेंस को टोटल कर लूँ तो हमारे पास में पूरे बिजनेस में जो भी एक्सपेंस लगे सबकी टोटल आ जाती है। ठीक है, यानी कि प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को अगर मैं प्राइम कॉस्ट में जोड़ देता हूं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है, तो इसमें अगर हम प्राइम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दें, किसमें? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ेगा तो हमारे पास जो आएगा इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसी को बोला जाता है वर्क कॉस्ट। यस, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के एक्सपेंस जोड़ दें अगर अपन तो क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस में लगने वाले, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है बिजनेस को संचालित करने के ऊपर जो हम व्यय करते हैं नॉर्मली बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, अब जैसे बिजनेस को चलाने के लिए हमें एक ऑफिस लेना पड़ेगा, उसका रेंट पे करना पड़ेगा, है ना, हमारे कुछ एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो वो सारे जो एक्सपेंस होते हैं वो किसमें आ जाते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। ठीक है, तो ऑफिस में लगने वाले जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। फैक्ट्री कॉस्ट में या वर्क कॉस्ट में अगर मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देता हूं तो जो हमारे पास अमाउंट आता है उस चीज को हम बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट।
क्या बोलते हैं, ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट में हम ऐड करते हैं नेक्स्ट हमारे जो ओवरहेड्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें क्योंकि गुड्स को बेचना है, बेचने के लिए हमें कुछ सेल्स के ऊपर एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट कर दिया है ना, हाँ कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को हायर किया जो जाके हमारे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फिर लोगों से कॉन्टेक्ट बना रहे हैं, उनकी सैलरी पे करनी पड़ती है, तो वो किससे रिलेटेड हो जाता है, सेलिंग एंड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। गुड्स को हमें स्टोर करके रखना पड़ता है जिसके लिए हमें एक गोडाउन लेना पड़ता है, वेयर हाउस, है ना, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो भी सारे किस में आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चे लगते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अगर मैं ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर ऐड कर लेता हूं तो जो हमारे पास में अमाउंट आता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया उसमें टोटल मिला के जो भी लागत थी वो सब इन्हीं पार्ट्स के अंदर आ जाती है। तो टोटल हमने कहा कि जिस प्रोडक्ट को हमने मैन्युफैक्चर किया उसकी टोटल कॉस्ट ये आएगी। इस टोटल कॉस्ट में अब हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देता हूं तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो होगी सेल, यानी कि सेल्स। ये होता है हमारे पास में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं और उसमें हम सारी चीजें लिख रहे हैं टोटल में, और पर यूनिट भी हम निकालेंगे, आगे देखेंगे कि हमने जो यूनिट बनाई है एक यूनिट, पर यूनिट के ऊपर कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी वेजेस लग रही है, कितने एक्सपेंस लग रहे हैं, कितना फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है, कितना ऑफिस ओवरहेड लग रहा है और कितने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लग रहा है। ठीक है, तो पर यूनिट का भी कैलकुलेट करेंगे, बट एक ओवरव्यू में देखा जाए तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नॉर्मल ये बनती है। अब इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक दो नए पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे, तो वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको साथ में करवाता रहूंगा। तो नॉर्मली अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की बात की जाए तो ये होता है हमारे पास में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो है वो सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, आप इसको फटाफट यहाँ तक उतार लें। इसके बाद में मैं इसके ऊपर एक दो प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए कॉस्ट शीट हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो जेएनयू की बुक के क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है, जेएनयू की बुक के हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे चैप्टर है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसकी हम एक कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट तैयार करने का फॉर्मेट पता ही है, अभी अभी हमने किया था। तो हम इस तरीके से यहाँ पर कॉस्ट शीट तैयार करेंगे, कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं। पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 रीड करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमसे इसने पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज पूछा है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सारी चीजें हमसे इसने पूछी, यानी कि हमें एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। ठीक है, कॉस्ट शीट के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि उसे हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम का एक फॉर्मूला होता है कि हम किस तरीके से वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं, पहले तो हम उस चीज को देख लेते हैं। हम अगर वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करें, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कि आप जो चीज का प्रोडक्शन करें उसमें वास्तव में जो रॉ मटेरियल होता है वो कितना यूज आ गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होगा, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन होगा गुड्स का, ये हमेशा याद रखिएगा, रॉ मटेरियल का होता है। इसमें हम ऐड करते हैं परचेज आपने कितनी करी ड्यूरिंग द ईयर, और इसमें से लेस कर देते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, तो आ जाता है हमारे पास में कंज्यूम। सिंपल सी चीज है, साल के स्टार्टिंग में कितने का गुड्स पड़ा था, कितने का आपने और खरीद लिया, तो टोटल आपके पास ये गुड्स हो गया, लास्ट में इतना बचा हुआ अभी भी, तो बाकी का कहाँ गया, बाकी का यूज आ गया। तो ओपनिंग में इतना पड़ा था, परचेज जो किया वो, और लास्ट में जो बचा उसको अगर लेस कर दो तो बाकी क्या हो गया, यूज आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 1 को इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ध्यान से रीड कीजिएगा। एक निर्माता कंपनी से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध है आपके पास में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, परचेज दे रखी है, लेबर इंगेज। लेबर इंगेज का मतलब वो लेबर जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, यानी कि कौन सी लेबर दे रखी है अपने को, डायरेक्ट लेबर दे रखी है। फिर आपको फैक्ट्री एक्सपेंस दे दिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे दिए, और सेलिंग एक्सपेंस भी आपको दे दिए। ठीक है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कॉस्ट शीट तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट शीट में सबसे फर्स्ट हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालते हैं वो हमने फॉर्मूला साइड में लिख रखा है। क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल सीधा दे दे तब तो हम सीधा लिख देंगे,
लेकिन अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दे, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमें इस तरीके से पहले इसका वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल में सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक जो आपको दे रखा है, इसमें हम ऐड करते हैं परचेज जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, और इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग स्टॉक अपने को दे रखा है क्वेश्चन में 40,000, परचेज अपने को गिवन है 1,15,000 और क्लोजिंग स्टॉक अपने को दे रखा है 30,000। तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगा हमारे पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, 1,25,000 रुपीज का हमने क्या किया, गुड्स कंज्यूम कर लिया, यानी जो हम चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें हमने कच्चा माल कितना यूज लिया है, 1,25,000 का। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन है अपने को लेबर इंगेज। ठीक है, तो जो लेबर इंगेज हमें दे रखी होगी वो अपन इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में वो वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में प्राइम कॉस्ट। लेकिन प्राइम कॉस्ट में एक चीज बाकी है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बट फिलहाल ये देखिए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है लेबर 1 लाख रुपीज। अब देखिए, हमें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ था, नहीं दिया हुआ था। ठीक है, जब नहीं दिया हुआ तो हमें मान के चलना है कि हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। यानी कि जब हमने प्रोडक्शन किया था, मैन्युफैक्चरिंग करी थी, तो मेनली डायरेक्ट रूप से उसमें एक तो मटेरियल यूज आया और एक लेबर यूज में। एक्सपेंस हमने कुछ नहीं किया डायरेक्टली इसके ऊपर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जरूर किए जिसे हम ओवरहेड का नाम दे सकते हैं, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। तो हम कह सकते हैं दो ही चीजें हैं हमारे पास में जो डायरेक्टली लगी थी, और दोनों डायरेक्ट चीजों की अगर मैं टोटल कर लूँ 2,25,000, तो इस चीज को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में मैं अगर ऐड कर दूं फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जो एक्सपेंस लगे थे फैक्ट्री में, अब इससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इनकर्ड हुए या फिर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंस हो तो गया लेकिन हमने पे नहीं किया। पे नहीं किया वो हमने यहाँ पर नहीं देखना, हमें तो यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट करनी है कि जो गुड्स आपने बनाया है ना, उसमें टोटल लागत कितनी लगी, यानी टोटल कितने एक्सपेंस लगे। तो चाहे आउटस्टैंडिंग है या नहीं है, खर्चा तो लग गया। खर्चा लग गया तो हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 25,000। तो प्राइम कॉस्ट में मैं अगर फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ लेता हूं तो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को अपन बोलते हैं, सॉरी 2,50,000, उस वैल्यू को हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्वेश्चन ने पूछा भी हमसे फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, तो हमने एक कॉस्ट शीट बनाई और सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। फैक्ट्री कॉस्ट को हम वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो नाम होते हैं इनके, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में अगर मैं ऐड कर दूं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो जो वैल्यू आती है इस वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, इसका एक नाम और है। तो पहले हम देखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अपने को गिवन है कितने क्वेश्चन में, 12,500, 12,500। अगर फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंस जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट, और इसी को बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमने माल बनाया उसकी लागत कितनी, बनाने की लागत। ठीक है, 2,62,500, ये आ गया हमारे पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। अब इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जोड़ दो तो हमारे पास में क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है, यानी कि हमने जो माल बनाया उसकी टोटल कितनी लागत आई। ठीक है, ये अपने को गिवन है 7,500 रुपीज। तो ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दें 2,70,000, तो ये जो वैल्यू आएगी इट इज योर टोटल कॉस्ट। ये हमारे पास में आएगी कुल लागत, जो माल हमने बनाया उसकी कुल लागत, यानी जो भी हमने प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग करी, उसमें कुल मिलाकर हमारा जो खर्चा है वो कितना है, 2,70,000। अगर बिजनेस को पता हो कि टोटल कितना एक्सपेंस लगा तो अब हम इसमें इजीली अपना प्रॉफिट ऐड करके इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, इसलिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उसके कॉस्ट शीट बनाने का सिर्फ मेन पर्पज वो होता है कि आप एक तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सको, एक आप उसमें प्रॉफिट इजीली ऐड कर सको ताकि हम सेल वैल्यू डिसाइड कर सकें। ठीक है, विक्रय मूल्य का हम निर्धारण कर सकें। अब इस क्वेश्चन में अपने को कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं दे रखा,
तो हमें सिर्फ यहीं तक बनाना है। अगर प्रॉफिट दे रखा होगा तभी तो हम ऐड करेंगे इसमें। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो यहीं तक हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट शीट बन जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास में कॉस्ट शीट। सिंपल सी कॉस्ट शीट बनी अभी तक, इसने इतना ज़्यादा आपको सोचने के लिए नहीं बोला कि आप ज़्यादा इसमें दिमाग लगाओ। अब देखिए आगे से हम जो कॉस्ट शीट बनाएंगे उनके अंदर हमें देखना पड़ेगा, ये डायरेक्टली नहीं देगा आपको फैक्ट्री ओवरहेड ये लीजिए, यहाँ तो दे दिया आपको, ठीक है, पूरी थाली परोसी मिली यहाँ पर आपको, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अब हमें क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के एक्सपेंस देगा। जैसे रेंट दे दिया, रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ ऑफिस, रेंट ऑफ वेयर हाउस, तो इस तरीके से है ना, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, पावर दे दिया, तो ये खर्चों का नाम बताएगा। अब हमें सोचना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में एक्सपेंस लगा कहाँ, है ना। अगर वो एक्सपेंस फैक्ट्री में लगा है तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो गया। अगर वो एक्सपेंस या फिर मटेरियल या फिर लेबर ऑफिस में लगी है तो ऑफिस का पार्ट हो गया। और अगर वो एक्सपेंस लेबर या मटेरियल सेलिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग का पार्ट हो गया। तो अब हमें आगे जाके सोचना पड़ेगा कौन सा खर्चा कौन से हेड में जाना चाहिए। समझ गए, ये तो बहुत सिंपल सा था, आपको सारी चीजें दे दी इसने, इसलिए हमने इजीली बना लिया। तो अब इनके लिए जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हमारी थोड़ी और क्लियरिटी बनती जाएगी कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ आना चाहिए। ठीक है, जो जो एक्सपेंस आएगा मैं आपको एक एक करके एक्सपेंस को भी एक्सप्लेन करता रहूंगा ताकि हम इजिली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाले चैप्टर को कर सकें। ठीक है, मैंने फिर बताया आपको कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे एक चैप्टर और है यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लागत लेखांकन। ठीक है, उसमें वापस हम कॉस्ट शीट को बनाएंगे। इस चैप्टर में तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस दे रखे हैं कॉस्ट शीट के, वहां पर हम फर्दर और ज्यादा एनालिसिस करते हुए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जहां पर बहुत सारी और चीजें हमारे पास में नई नई आएंगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आपको हर बार जेएनयू में मिलता है, एक क्वेश्चन फिक्स है आपके आता ही है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसको अच्छे से कवर करें। तो आज की क्लासेस में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।